देखो एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं छोटा सा। पहले एक ड्रम है, एक ड्रम है, उसका एक्सिस जो है वर्टिकल है और ये ड्रम स्पिन कर रहा है, और ये ड्रम जो है अपने वर्टिकल एक्सिस के अबाउट स्पिन कर रहा है ओमेगा से। ये क्या है? स्पिनिंग ड्रम, स्पिनिंग हॉलो सिलेंडर, स्पिनिंग हॉलो सिलेंडर। ठीक है, तुमने यहां एक ब्लॉक रख दिया है, रेडियस की कितनी है? आर, रेडियस है आर। फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है यहां पर वो कितनी है? म्यू है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। तुमने यहां पर सिलेंडर, एक रबर का टुकड़ा, एक इरेजर लिया, उसको डाल दिया और वो चिपक गया, और उसके इनर सरफेस पे चिपक गया है, और ये ऐसे करके घूम रहा है, ये ऐसे करके जो घूम रहा है। ये सर्कस में होता है, उसको बोलते हैं मौत का कुआं। उसमें क्या होता है? एक सिलिंड्रिकल ड्रम होता है, पाथ होता है, उसके ऊपर एक बाइकर बहुत तेज बाइक चलाता है, ये फिक्स होता है। उसके अंदर एक बाइकर जो होता है इस पे ऐसे करके बाइक चलाता है, ठीक। और वो पूरा बाइकर इस तरह से होता है, हॉरिजॉन्टल, पूरी तरह से बाइकर का बॉडी जो होता है ना हॉरिजॉन्टल होता है, और वो ऐसे ऐसे घूमते, लेकिन गिरता नहीं है, लेकिन उसमें स्पीड मेंटेन करना पड़ता है। ये क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे बताओ? ये घूम रहा है, इसके साथ ये स्टिक कर गया, ये घूम रहा है, नो स्लिपिंग, इट स्टिक्स, इट सीम्स टू हैव स्टिक्स, और घूम रहा है। तो यहां पे फोर्स क्या क्या लग रहा है वो देखो। इस बॉडी पे एक फोर्स लगेगा mg नीचे, इसका वेट। दूसरा, ये जो दीवार है, ये दीवार इसको प्रेस करेगा अंदर नॉर्मल से, बिकॉज सरफेस ये है, सरफेस वर्टिकल है, उसके पैरेलल ये स्लिप करना चाह रहा है। सरफेस के पैरेलल क्या लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स। सरफेस के पैरेलल फ्रिक्शनल फोर्स और सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स, और इसकी एक एक्सीलरेशन है। कितनी है? इसकी एक ही एक्सीलरेशन है, वो कितनी है? ओमेगा स्क्वायर आर। तीन फोर्स है, mg नीचे, नॉर्मल, परपेंडिकुलर, फ्रिक्शन ऊपर। क्या लिखोगे? एक ही इसमें एक्सीलरेशन है, इनवर्ड, एक ही एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एक्सीलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ है। F माइनस एम जी कितना होगा? 0। F माइनस एम जी कितना होगा? 0। दूसरा, नॉर्मल इज इक्वल टू मास इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। नॉर्मल इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स, mg और फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका कंपोनेंट इस प्लेन में 0 होगा। तो क्या लिखोगे? यहां इसको लिख दो, तो ये इक्वेशन तुम्हारा चला है। अब तुम चाहते हो कितना इसको तेज घुमाएं कि ये सक्सेसफुल हो, नहीं तो स्लिप करके गिर जाएगा। ओमेगा एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम रखोगे तो स्लिप करके गिर जाएगा। तो हम चाहते हैं दिस इज पॉसिबल ओनली इफ, जितनी फ्रिक्शन चाहिए, कितनी चाहिए? mg। फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी है? वेट को बैलेंस करना है, बट फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? म्यूएस इंटू नॉर्मल। फ्रिक्शन जो चाहिए वो है mg, फ्रिक्शन जो चाहिए वो है mg, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? इतनी। तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है उससे कम चाहिए तो चल जाएगा, उससे ज्यादा चाहिए तो नहीं चलेगा। इसका मतलब है mg शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यूएस इंटू m इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। m से m कट गया। ओमेगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g बाय म्यूएस इंटू आर। ओमेगा इससे ज्यादा होना चाहिए, तभी ये सक्सेसफुली टर्न ले पाएगा। ओमेगा इससे कम होगा तो ये फ्रिक्शन इसको बचा नहीं पाएगा, ये नीचे गिर जाएगा। कोई डाउट? हम एक ही चीज कर रहे हैं, हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। हम एक बकेट में, हम क्या कर रहे हैं? हम एक बकेट में पानी भर लिए हैं, एक बाल्टी में पानी भर लिए हैं, और उसको एक रस्सी से बांध के घुमा रहे हैं ऐसे। हम चाहते हैं जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाए, वो बकेट उलट जाए पूरा अपोजिट, तो उसका पानी ना गिरे। कितना ओमेगा देना होगा? क्वेश्चन है, ये एक बकेट है समझो, ये एक बकेट है, और ये इसमें क्या है? पानी है, वाटर है।
ये इसका रस्सी बंधा हुआ है, यहां से पानी से लेकर के इसकी दूरी जो है वो L है, पानी से लेकर इसकी ये दूरी जो है वो कितनी है, L है। हम इसको किस वेलोसिटी से घुमाएं, इसको किस ओमेगा से घुमाएं कि पानी न गिरे। फाइंड ओमेगा सो दैट दिस वाटर फ्रॉम द ओपन, सो दैट वाटर डू नॉट फॉल। कभी कभी कुछ रेस्टोरेंट में होता है कि एक वेटर होता है, वो क्या करता है, एक ट्रे लेता है, उस ट्रे पे बहुत सारे गिलास में पानी भरा हुआ होता है और वो ट्रे को ऐसे करके बहुत तेज घुमा देता है, उल्टा ऐसे लेता है ट्रे को और ऐसे घुमा के नीचे ले आता है और पानी नहीं गिरता है, और लोग समझते हैं मैजिक है। ठीक है, तो कैसे होता है जरा देखते हैं। लेट अस टेक वाटर एज सिस्टम, लेट अस टेक वाटर एज सिस्टम। हम इस वाटर को सिस्टम मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? वाटर को सिस्टम मान रहे हैं। ये वाटर हमारा, इसमें फोर्स क्या क्या है, mg नीचे, वाटर का वेट अगर m है, mg नीचे। दूसरा कौन सा होगा, ये जो बाल्टी का क्या चीज, बॉयंसी का फोर्स। वाटर पे कौन लगाएगा बॉयंसी का फोर्स? वाटर किसी चीज पे बॉयंसी लगाता है, वाटर पे कौन लगाएगा? देखो ये जो बकेट का जो क्या बोलेंगे, जो बॉटम है, बकेट का जो बॉटम है वो आपस में एक दूसरे को प्रेस कर रहा है। जब हम किसी बकेट में पानी भरते हैं तो क्या होता है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसके जो पानी भीतर में है उसके वेट को कौन बैलेंस किए हुए? ये जो बेस है भीतर में, वो बेस उसको बैलेंस किए हुए है। ये बेस जो है पानी को ऊपर धकेल रहा है और पानी बेस को नीचे धकेल रहा है। तो यहां पर क्या होगा, ये वाटर इस बॉटम को पुश करेगा और ये बॉटम इस वाटर को पुश करेगा। तो वाटर पे जो फोर्स लगेगा यहां से, वो क्या लगेगा, ये लगेगा नॉर्मल फ्रॉम हियर। अगर इन दोनों के बीच में एक्शन रिएक्शन पेयर नॉर्मल है, नॉर्मल वो फोर्स है जिससे वाटर जो है बॉटम को पुश कर रहा है और बॉटम वाटर को पुश कर रहा है। नॉर्मल हमेशा पुश फोर्स होता है। तो वाटर के ऊपर ये पुश करेगा नीचे, ये दो फोर्स होगा। क्योंकि समझो फॉल का मतलब क्या है और नॉट फॉल का मतलब क्या है, पानी के गिरने और ना गिरने का मतलब क्या है। अगर नॉर्मल 0 हो गया तो कांटेक्ट छूट गया, पानी ने इस पेंदी का कांटेक्ट छोड़ दिया। नॉर्मल जब तक नॉन जीरो है तब तक दोनों कांटेक्ट में है। तो हमारा कंडीशन क्या है मैथमेटिकली, नॉर्मल 0 नहीं होना चाहिए। नॉर्मल यहां अगर 0 हो गया तो कांटेक्ट छूट गया, यानी पानी गिर गया। जब नॉर्मल 0 नहीं हुआ तब तक दोनों कांटेक्ट में है, तब तक दोनों का। दो चीजों के कांटेक्ट का मतलब है नॉर्मल का नॉन जीरो, और दो चीजों का कांटेक्ट छूटने का मतलब है नॉर्मल का 0 मैथमेटिकली। तो हमको यहां क्या करना है, mg नीचे लगेगा इसके ऊपर, नॉर्मल भी इसके ऊपर नीचे लगेगा। रस्सी तो बंधा हुआ है बकेट से, पानी से बंधा हुआ नहीं है। दो फोर्स है और इसकी एक्सीलरेशन कितनी है, सो बताओ। इसकी एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ है, कितनी है, ओमेगा स्क्वायर एल। कितनी है, ओमेगा स्क्वायर एल। देखो क्योंकि ये पानी सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है ओमेगा से, तो क्या होगा, mg नीचे, mg ऊपर नहीं लगेगा। नॉर्मल जो बकेट है, बकेट हमेशा पानी को पुश करता है और पानी हमेशा बकेट को पुश करता है। तो अगर हम बकेट पे लेते तो यही नॉर्मल फोर्स क्या लेते, ऊपर लेते। बट अगर पानी पे लेंगे यही नॉर्मल फोर्स क्या करेंगे, नीचे लेंगे। क्या लिखोगे अब, इक्वेशन क्या होगा, mg माइनस नीचे की तरफ फोर्स, mg प्लस नॉर्मल, mg प्लस नॉर्मल। देखो mg भी नीचे, नॉर्मल भी नीचे। mg प्लस नॉर्मल इक्वल टू m इंटू ओमेगा स्क्वायर एल। यानी नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m इंटू ओमेगा स्क्वायर एल माइनस जी। जब तक नॉर्मल पॉजिटिव है तब तक कांटेक्ट नहीं छूटा है। नॉर्मल 0, कांटेक्ट छूट गया। सो नॉर्मल बिकम्स 0 means water leaves bucket, means water falls।
इसके लिए क्या होगा, नॉर्मल को क्या करना पड़ेगा, जीरो। नॉर्मल को जीरो करोगे तो ओमेगा कितना आएगा, अंडर रूट जी बाई एल। तुमको ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट जी बाई एल से ज्यादा रखनी पड़ेगी, नहीं तो पानी गिर जाएगा, नहीं तो पानी गिर जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? बताता हूँ। ये नोट्स में पेज नंबर किस पे है, ये है नोट्स में पेज नंबर, वैसे तुम लोग अभी और नोट्स भेजूंगा। अच्छा 11th के बच्चे थोड़े समझ लो, मेरे नोट्स सर्कल में कुछ ज़्यादा ही डीप चले गए हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करना। मैं हाँ 33 पे है, हाँ 33 पे। ये एससी वर्मा में सॉल्व है, ये क्वेश्चन एससी वर्मा में सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। सर ये वाला इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आया सर अच्छे से। कौन सा, ये बकेट वाला ना, ठीक है बता रहा हूँ। बस बकेट तो है नहीं, मैं तुम्हें, अगर मैं एक बकेट को ले लूं और इस बकेट में अगर मैं अगर पानी भर दूं ऐसे करके, उसके बाद मैं इसको ऐसे घुमाऊं, वर्टिकल सर्किल में मैं इसको घुमाऊं ऐसे करके, तो एक पर्टिकुलर स्पीड से ज्यादा अगर मैं यहां दूं, यहां तो गिरने का चांस ही नहीं है, यहां क्या गिरेगा, यहां तो गिरने का चांस ही नहीं है, यहां तो बाहर थोड़े निकल जाएगा। बट यहां पर जब उल्टा हो जाएगा, जब यहां ऑपोजिट हो जाएगा, तो बकेट का पानी गिर जाना चाहिए, गिरना चाहिए ना। जब ये यहां पहुंचेगा, मान लो यहां इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा है, इस पानी को तो नीचे गिर जाना चाहिए। अगर हम इसको खोल दें इस तरह से, इसको अभी उलट देंगे तो पानी गिर जाएगा। अगर हम इसको उलट देंगे ना तो पानी गिर जाएगा। इसमें पानी है, प्रूफ करके दिखा रहा हूं, पानी है, देखा पानी है इसमें। अब मैं इसको घुमा रहा हूं, पानी मैं चाहता हूं ना गिरे, मैं चाहता हूं ये उलट जाए बट पानी ना गिरे। देखो नहीं गिरा ना, करके देखना घर में, करके देखना घर में, पानी नहीं गिरता है। हम ये चाह रहे हैं यहां कितना ओमेगा मिनिमम दें, यहां कितना इसको मिनिमम स्पीड से घुमाएं, ये पानी ना गिरे। ओमेगा मिनिमम फॉर विच वाटर डू नॉट फॉल डाउन, वाटर ना गिरे। तो क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, हम वाटर का हमको क्या जानना है कि वाटर ना गिरे। हम पहले वाटर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, वाटर पे फोर्स क्या क्या लग रहा होगा। हम कहते हैं वाटर पे जो फोर्स लग रहा है, वो पहला फोर्स क्या लग रहा है, mg नीचे। दूसरा फोर्स, ये जो बॉटम था, अभी इसमें पानी भरा हुआ है, अभी मैंने एक बकेट में पानी भरा हुआ है ऐसे करके, ये पानी रेस्ट पे है, एक्सेलरेशन इसकी जीरो है, यानी वाटर पे नेट फोर्स जीरो है। क्यों जीरो है, एक इसकी वेट होगी mg, दूसरी कौन सी फोर्स है जो उसकी वेट को बैलेंस करेगा, नॉर्मल फ्रॉम द बॉटम कैप। ये बॉटम है इसका, जो पेंदी है वो इसको ऊपर धकेलता है और ये पेंदी को नीचे दबाता है, ये पेंदी को नीचे दबाता है और पेंदी वाटर को ऊपर धकेलता है। तो वाटर पे अगर देखोगे तो पेंदी ने ऊपर फोर्स लगाया है, और ये नॉर्मल, इस बात का निशानी है, इस बात का प्रूफ है कि दोनों में भी कांटेक्ट बना हुआ है। जैसे नॉर्मल जीरो होगा ना, अगर कभी हम किसी फ्लाईओवर पे हम बहुत तेज चल रहे हैं और हम किसी क्या करते हैं, हम किसी स्पीड ब्रेकर पे बहुत तेज जब चढ़ते हैं तो उड़ जाते हैं मतलब क्या है, फिजिक्स में इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल जीरो हो गया, इसलिए हम उड़ गए, नॉर्मल छूट गया। नॉर्मल जीरो मतलब क्या है, कांटेक्ट छूट जाना। जैसे दो सरफेस आपस में कांटेक्ट छोड़ते हैं, उनके बीच में नॉर्मल जीरो हो जाता है।
तो यहां हम ये कहना चाह रहे हैं ये नॉर्मल नॉन जीरो है तब तक कांटेक्ट में है। जब ये यहां पर होगा तो mg नीचे होगा, नॉर्मल इधर होगा, और एक्सेलरेशन इसकी कितनी है, बिकॉज ये ओमेगा से घूम रहा है, रेडियस कितनी है, एल है, रेडियस कितनी है, एल है, तो इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगी, मतलब सेंटर की तरफ होगी, नीचे नहीं सेंटर की तरफ होगी, और सेंटर यहां नीचे है, ये होगा ओमेगा स्क्वायर एल। तो यहां अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे mg प्लस नॉर्मल, दोनों सेंटर की तरफ है, इज इक्वल टू m इंटू ओमेगा स्क्वायर एल। हमको नॉर्मल को जीरो करना है, हमको वो ओमेगा निकालना है जहां नॉर्मल जीरो हो जाएगा और पानी गिर जाएगा। तो नॉर्मल को कर देंगे जीरो, तो m से m कट जाएगा, ओमेगा कितना आ जाएगा, अंडर रूट जी बाई एल। इस ओमेगा से अगर कम हुआ तो पानी गिर जाएगा, इस ओमेगा से ज्यादा हुआ तो पानी नहीं गिरेगा। ठीक है, ये HC वर्मा में भी सॉल्व किया हुआ है। अब एक चीज बताओ मुझे, गैस लॉस पढ़े हो केमिस्ट्री में, 11th वाले मुझे बताना। 11th के बच्चों ने गैस लॉस पढ़ा है, पीवी इक्वल टू एनआरटी पढ़ लिया, पढ़ लिया ना, है ठीक। ये बताओ, मेरे पास एक ट्यूब है, एक पाइप है, ठीक है, इसका ये एंड क्लोज है और ये एंड जो है ओपन है, ठीक है, ये एंड क्लोज है और ये एंड जो है ओपन है। एयर है, यहां पूरा में एयर है, एटमॉस्फेरिक गैस जो होता है। मैं इस ट्यूब को क्या कर रहा हूं, इस ओपन ट्यूब को इस एंड के बाद ओमेगा से घुमा रहा हूं। सिंपल सा बात है, एक ट्यूब लिया, ये एक ट्यूब है, मैंने इसमें क्या किया, प्लास्टिक का ट्यूब, ये एंड ओपन है और मैं क्या करता हूं, इसको खोल देता हूं, इसको खोल दिया, इसके अंदर जो चीज को निकाल दिया और इसके बाद इसको घुमा दिया। ये एंड बंद है, ये जो है एंड क्लोज्ड है और ये जो एंड है ओपन है, इसको घुमा दिया ऐसे। हमको बताना है क्या प्रेशर हर जगह सेम होगा, हम कहते हैं नहीं होगा, प्रूव करो नहीं होगा। प्रेशर कहां कितना होगा हम ये जानना चाहते हैं। यहां टेम्परेचर है, मोलर मास m, मोलर मास कितना है गैस का, मोलर मास m। टेम्परेचर हर जगह कितना है T, इसको घुमा दिया, स्पिन कर दिया। हम जानना चाहते हैं फाइंड प्रेशर एज फंक्शन ऑफ टाइम ऑफ डिस्टेंस। प्रेशर होगा क्यों, तुम सोच सकते हो, सोचो, हम यहां पर गए, हम यहां से कितने डिस्टेंस गए, x डिस्टेंस गए, ठीक है, हम यहां से कितने डिस्टेंस गए, x डिस्टेंस गए, फिर स्मॉल डिस्टेंस क्या गए, dx गए, यानी हमने इस चैम्बर को, छोटे से चैम्बर को कट कर लिया, जिसकी मास कितनी है, dm है, मान लो इसकी मास कितनी है, dm है, इस गैस की मास है dm। क्या ये dm मास सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, क्या ये dm मास सर्कुलर मोशन में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, घूम रहा है, यानी इस dm मास को हम पॉइंट मास मान सकते हैं। ये जो dm मास है इसकी एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ है, कितनी है, ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये dm मास जिस सर्किल पे घूम रहा है उसकी रेडियस कितनी है, x है। ये dm मास जिस सर्किल पे घूम रहा है क्या उसकी रेडियस x है, यस सर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा एंड रेडियस x, तो एक ही उसकी एक्सेलरेशन होगी सेंटर की तरफ, ओमेगा स्क्वायर x। इसको ये एक्सेलरेशन देगा कौन, अगर ये एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी चाहिए, इसको ये एक्सेलरेशन देगा कौन, टेंशन तो है नहीं, गैस में टेंशन नहीं होता है, गैस में नॉर्मल नहीं होता है,
गैस में इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है। गैस में एक ही चीज होता है, प्रेशर। यहां प्रेशर होगा P, इस पॉइंट पे प्रेशर है P x डिस्टेंस पे, और x प्लस dx पे कितना है, P प्लस dP। कितना है, P प्लस dP। जब डिस्टेंस था x तो प्रेशर था P, जब डिस्टेंस हो गया x प्लस dx प्रेशर हो गया P प्लस dP। अब देखो P इंटू A, प्रेशर हमेशा पुश करता है, P इंटू A। इधर से कितना, P प्लस dP इंटू A। इस लेफ्ट साइड में लेफ्ट एंड पे प्रेशर है P, ये इसको पुश करेगा, कितना, P इंटू प्रेशर इंटू एरिया, ये P प्लस dP इंटू A। नेट इनवर्ड फोर्स कितना है, सो बताओ, P प्लस dP इंटू A, P प्लस dP इंटू A अंदर के तरफ, माइनस P इंटू A बाहर के तरफ। तो नेट इनवर्ड फोर्स क्या होगा, सेंटर के तरफ, ये पॉजिटिव फोर्स है। प्रेशर हमेशा पुश करता है, राइट का गैस लेफ्ट पुश करेगा, लेफ्ट का गैस राइट पुश करेगा। P प्लस dP इंटू A माइनस P इंटू A इज इक्वल टू dm इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स। जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में इसको हम लिखेंगे ना, तो वो बच्चा कभी नहीं समझ पाएगा जो मेरे साथ सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ा है। वो बोलेगा सर ये क्या हो रहा है, ये क्या, ये क्वेश्चन कहां से आया, क्योंकि हम पढ़ते नहीं है और सोचते हैं कि क्वेश्चन क्यों नहीं बनता है। क्वेश्चन सिर्फ एक कारण से नहीं बनता है, और वो है हम पढ़ते नहीं है। हम पढ़ेंगे तो हर क्वेश्चन बनेगा। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स है। हम फ्लूइड मैकेनिक्स में इसको यूज कराएंगे बैरोमेट्रिक इक्वेशन में, रोटेटिंग बैरोमेट्रिक इक्वेशन, जो आईटी ने 3 बार 4 बार पूछा है। हम इसीलिए चाहते हैं सर्कुलर मोशन पे कमांड हो। ये कट जाएगा P इंटू ए फर्स्ट टर्म, और इसका भी कट जाएगा। ये कितना बच जाएगा, dP इज इक्वल टू dm इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स। हम यहां निकालेंगे प्रेशर कैसे वेरी करता है, फिर हम निकालेंगे डेंसिटी कैसे वेरी करता है, फिर हम निकालेंगे इस गैस का सेंट्रल मास कहां होगा। इसमें ज्यादा मास इधर होगा, कम मास इधर होगा, नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी होता है। ये सब करेंगे, बट उसके लिए हमको एक वो चाहिए, हमको ये चाहिए कि हमको बस एक ही चीज चाहिए। कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो उसकी एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर है सेंटर की तरफ, और इसका मतलब उस पर dP इंटू ए, हाँ सॉरी, हाँ dP इंटू ए करें। उसके बाद और भी चीजें हैं वो हम करेंगे। चलो, हम ये अभी करना चाहते नहीं थे, टाइम ज्यादा हो गया। और मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उठाऊं कि या मैं टेंशन इन ए रोप लूं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या टेंशन इन ए रोप। चलो, स्यूडो फोर्स पढ़ाया था मैंने सबको। यस सर। स्यूडो फोर्स क्या था, अगर मेरी खुद की एक्सेलरेशन वेक्टर ए है, अगर मेरी खुद की एक्सेलरेशन वेक्टर ए है और मैं किसी चीज पे न्यूटन लॉ लगाना चाहता हूं, अगर मेरी खुद की एक्सेलरेशन वेक्टर ए है और मैं किसी चीज पे एक्स पे क्या लगाना चाहता हूं, न्यूटन लॉ लगाना चाहता हूं, तो मुझे एक्सेलरेशन गलत दिखेगा। जो ग्राउंड फ्रेम में दिख रहा है वो मुझे नहीं दिखेगा, मुझे कुछ अलग एक्सेलरेशन दिखेगा। तो मुझे अपना फोर्स भी कुछ अलग चाहिए। तो मैं अगर खुद एक्सेलरेटेड हूं वेक्टर ए से, तो मुझे एक्स्ट्रा फोर्स लेना है मास ऑफ द ब्लॉक इनटू माइनस ऑफ माय एक्सेलरेशन, उसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स। मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था, डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल भी पढ़ाया था। अब समझो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझो, a frame, a person who is in uniform circular motion, a frame or person in a uniform circular motion is an accelerated frame. Agreed? Is an accelerated frame or person. एक वो पर्सन जो खुद सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, वो क्या है, वो उसकी एक एक्सेलरेशन है सेंटर की तरफ, खुद की एक्सेलरेशन है सेंटर की तरफ। ए पर्सन हु इज
himself rotating with angular velocity omega in a circle of radius r is not an inertial frame. भले उसकी स्पीड कांस्टेंट बट उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, एक्सीलरेशन है, यानी उसकी एक्सीलरेशन किधर है? सेंटर की तरफ है. दिस पर्सन is a non-accelerated, an accelerated frame. That means non-inertial frame. This is non-inertial frame. If this person wants to apply Newton's laws of motion, he or she should take an extra fictitious force, an extra force, जिसकी वैल्यू क्या होगी बताओ? जिसकी वैल्यू होगी मास इंटू माइनस ऑफ एक्सिलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर. ये होता है ना जिसको हम स्यूडो फोर्स कहते हैं. मास इंटू, इसको हम बोलते हैं स्यूडो फोर्स. इसकी वैल्यू हो जाएगी मास इंटू, बिकॉज इस ऑब्जर्वर की एक्सिलरेशन सेंटर के तरफ है. कितना है? ओमेगा स्क्वायर आर. अगर वो ओमेगा से घूम रहा है, अगर वो पर्सन ओमेगा से घूम रहा है, किससे घूम रहा है? ओमेगा से घूम रहा है. अगर ये पर्सन खुद ओमेगा से घूम रहा है, इस पर्सन की एक्सेलरेशन सेंटर के तरफ है. कितनी है? ओमेगा स्क्वायर आर. तो ये क्या करेगा? एक स्यूडो फोर्स लेगा किसी भी चीज पर. किधर लेगा? रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन रेडियली इनवर्ड है और उसको हमेशा अपने उल्टा लेना होता है, हम बताए थे. तो ये क्या करेगा? दिस इज रेडियली आउटवर्ड, दिस इज टेकन रेडियली आउटवर्ड. तब उसको आंसर सेम आएगा, दिस रेडियली आउटवर्ड फोर्स टेकन बाय ए पर्सन हिमसेल्फ रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा means his own acceleration is omega square r toward the center. That force is called centrifugal force. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर्कुलर मोशन में स्यूडो फोर्स का दूसरा नाम है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तुमको हम जब नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास जब बताएंगे तो बताएंगे फिक्सियस फोर्स 4 टाइप के होते हैं. 2 तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है? बहुत डीप चीजें बताएंगे बाद में. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है. तो समझो, तुम चाहो तो उस फ्रेम में बैठ के भी क्वेश्चन बना सकते हो रोटेटिंग फ्रेम में, आंसर सेम आएगा. क्या करोगे उसके लिए तुम? बिकॉज द पर्सन हैविंग हिज ओन एक्सिलरेशन, जो पर्सन एक्सिलरेटेड है उसको न्यूटन ने ऑथराइज नहीं किया था कि तुम न्यूटन लॉ लगा सकते हो, बट फिर भी वो लगाना चाहता है तो उसको एक एक्स्ट्रा फोर्स लेना पड़ेगा. किधर? रेडियली आउटवर्ड. किधर लेगा? रेडियली आउटवर्ड. कितना लेगा? मास ऑफ द ब्लॉक, जिस ब्लॉक को देख रहा है उसका मास इनटू खुद का एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ था. तो वो क्या करेगा? सेंटर से बाहर की तरफ लेगा एम ओमेगा स्क्वायर, और वो आंसर सेम लाएगा. ठीक? कैसे? देखो कैसे. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये फिक्सियस फोर्स, इट इज ए स्यूडो फोर्स इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अब सोचो, मान लो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि तुम जो है ऐसा करो, जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं हम वही करना चाह रहे हैं. बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स का ही था. मान लो हमारा बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स का ही था. क्वेश्चन नंबर, मान लो इस क्वेश्चन करना चाहते हैं. साइक्लिस्ट टेकिंग ए टर्न ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड. एक साइक्लिस्ट जो है हॉरिजॉन्टल रोड पे टर्न ले रहा है. हम ये कर चुके हैं. हमने क्या किया था? ये साइक्लिस्ट ऐसे करके टर्न ले रहा है. हम अब क्या कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं ये काम करते हैं, इसी फ्रेम में बनाते हैं. हम साइक्लिस्ट के ही फ्रेम में बनाते हैं. हम साइकिल पे बैठ के देख रहे हैं. जैसे हम साइकिल पे बैठ गए, हमारी एक्सेलरेशन खुद के रेस्पेक्ट में कितनी होगी? 0. अगर हम साइकिल पे बैठे, हम ग्राउंड पे बैठे, तब तो हमको ये सर्कुलर मोशन में ना दिखाई दे रहा है, बट हम अगर उसी साइकिल पे बैठ गए तो हम तो रेस्ट पे हैं. तो यानी कि अगर हम इस साइकिल फ्रेम में देखें और हम साइकिल के फ्रेम में देखें
हम तो खुद में रेस्ट में है ना, हमारी एक्सेलरेशन कितनी है, 0 है। हम अगर साइकिल पे बैठ जाएं, मेरी एक्सेलरेशन मेरे रिस्पेक्ट में क्या होगी, 0 होगी। तो क्या क्या फोर्स लेंगे बताओ, mg नीचे, ये रियल फोर्स है, नॉर्मल ऊपर, तीसरा बिकॉज हम खुद एक्सेलरेटर, अच्छा तीसरा फ्रिक्शनल इधर। अब समझो, जब हम ग्राउंड फ्रेम में थे तो हम कहते थे यही 3 फोर्स है, और एक्सेलरेशन कितनी है सेंटर की तरफ, ओमेगा स्क्वायर आर। जब हम ग्राउंड फ्रेम में थे तो हमको सर्कुलर मोशन पे दिखाई देता है, तो नॉर्मल mg फ्रिक्शन 3 फोर्स और 1 एक्सेलरेशन कितनी, ओमेगा स्क्वायर आर। लेकिन अगर हम साइकिल के फ्रेम में हैं तो हमको एक्सेलरेशन क्या दिखेगा बताओ, 0। हमको एक्सेलरेशन क्या दिखेगा, 0। लेकिन बिकॉज हम खुद एक्सेलरेटेड थे, हम जो पर्सन है, हम खुद ऑब्जर्वर खुद एक्सेलरेटेड है, किधर, सेंटर के तरफ। किस एक्सेलरेशन से, ओमेगा स्क्वायर आर से। ये बाहर के तरफ एक फोर्स लेगा, कितना लेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कितना था बताओ, ओमेगा स्क्वायर आर सेंटर के तरफ। तो ऑब्जर्वर अपने एक्सेलरेशन के उल्टा लेता है, हमेशा अपोजिट लेता है, तो किधर लेगा, बाहर के तरफ लेगा। ये कहेगा ये रियल फोर्स, ये रियल फोर्स, ये रियल फोर्स, ये स्यूडो फोर्स, और इफेक्ट कितना, एक्सेलरेशन इज 0। तो ये क्या लिखेगा, ये लिखेगा n माइनस एम जी इज 0 एंड एफ माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर इज 0। ये क्या लिखेगा, n माइनस एम जी इज 0, और क्या लिखेगा, f माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर इज 0। ये कौन से फ्रेम में होगा, ये साइकिल के फ्रेम में होगा, स्यूडो फ्रेम में होगा, ये स्यूडो फ्रेम में है। इसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन जो पर्सन ग्राउंड पे है वो क्या कहता, उसको ये एक्सेलरेशन 0 नहीं दिखता, और उसको ये भी नहीं दिखता, उसको एक एक्सेलरेशन कहां दिखता, सेंटर की तरफ दिखता। तो वो क्या लिखता, अगर हम उस पर्सन की बात करें जो ग्राउंड पे खड़ा है, ग्राउंड फ्रेम से जो पर्सन देख रहा होता, वो क्या लिखता, ग्राउंड फ्रेम से जो पर्सन देखता उसको दिखता n माइनस एम जी 0, सेम इक्वेशन। दूसरा, उसको फ्रिक्शन दिखता और उसको एक एक्सेलरेशन भी दिखता, सेंट्रीपिटल, कितना कितना, ओमेगा स्क्वायर आर। तो वो क्या लिखता, फ्रिक्शन इज इक्वल टू m इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। ये दोनों इक्वेशन तो सेम ही है, आंसर सेम है, बट इक्वेशन अलग अलग है। यहां पर क्या है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, इन दोनों का वेक्टर सम मास इंटू 0 है। यहां पर क्या हो रहा है, फोर्स एक ही है, ये फोर्स नहीं है, बट एक्सेलरेशन भी है। तो देखो, इस पर्सन ने, स्यूडो पर्सन ने एक्सेलरेशन गलत देखा, इसने देखा ओमेगा स्क्वायर आर, ग्राउंड वाले ने, इसने देखा 0, बट इसने गलत फोर्स भी देखा। ये गलत फोर्स जो इस गलत एक्सेलरेशन को नलिफाई करके आंसर ला देता है, उसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक, दूसरा देखो इलस्ट्रेशन, बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स। हमने बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स में क्या किया था, 3 केस लिया था। कौन कौन सा केस लिया था, हमने बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स में 3 केस लिया था। हमने बैंकिंग ऑफ केस में 3 केस लिया था। कौन कौन सा केस लिया था, ये देखो। पहला ये लिया था, क्या लिया था, ऑप्टिमम स्पीड ना, पहला लिया था ऑप्टिमम स्पीड, फॉर फ्रिक्शन 0 फ्रिक्शन के लिए। उसमें क्या किया था, देखो हमने कहा था, ये हम कर चुके हैं, mg यहां, नॉर्मल इधर, बिना फ्रिक्शन के घूम रहा है। हम इसी पे बैठ के देख रहे हैं, हम ब्लॉक फ्रेम में देख रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हमने क्या किया था, कहा था ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, इसीलिए इसकी जो एक्सीलरेशन है ब्लॉक की सेंटर की तरफ है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मान लो इसकी स्पीड कितनी है, v है, तो इसकी एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ थी, कितनी थी, v स्क्वायर बाय आर। 2 फोर्स 1 एक्सीलरेशन। अब क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं 2 फोर्स, 2 नहीं, अब 3 फोर्स हो जाएगा, क्योंकि हम खुद जो ऑब्जर्वर है वो खुद एक्सीलरेटेड है सेंटर की तरफ,
वी स्क्वायर बाय आर से ये एक स्यूडो फोर्स लेगा बाहर की तरफ, कितना लेगा, मास इनटू इसका खुद का एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ था। ये पर्सन न्यूटन का सेकेंड लॉ एज इट इज नहीं लगा सकता है, इसको उसे मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। इसको जो एक्सीलरेशन दिख रहा है वो देखे, इसको जो एक्सीलरेशन दिख रहा है वो देखे, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको एक एक्स्ट्रा फोर्स लेना पड़ेगा जो कि इसके खुद के एक्सीलरेशन के ऑपोजिट होगा, ओमेगा स्क्वायर आर, या इसको लिख सकते हो एम इंटू वी स्क्वायर बाय आर। ये है स्यूडो फोर्स। ये रेडियली आउटवर्ड क्यों ले रहा है, क्योंकि ये पर्सन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, तो किसी पॉइंट पे इसकी खुद की एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ है, तो इसको स्यूडो फोर्स सेंटर से बाहर लेना पड़ेगा। जब खुद की एक्सीलरेशन ईस्ट होती है तो स्यूडो फोर्स वेस्ट होता है, जब खुद की एक्सीलरेशन नॉर्थ होती है तो स्यूडो फोर्स साउथ होता है। जब मेरी एक्सीलरेशन नॉर्थ ईस्ट है तो मैं किसी भी चीज पे जो है स्यूडो फोर्स साउथ वेस्ट लूंगा। तो यहां पे रेडियली इन है तो रेडियली आउट होगा। अब क्या करोगे, इन तीनों की वजह से, ये दो रियल फोर्स और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इनकी वजह से इसकी एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो। ये क्या देखेगा खुद को जीरो पे, तो ये क्या लिखेगा इक्वेशन बताओ, अपवर्ड कंपोनेंट भी वैनिश और लेफ्ट और राइट भी वैनिश, अप और डाउन कैंसिल और लेफ्ट और राइट कैंसिल। तो क्या लिखेगा ये लिखेगा एन कॉस थीटा, ये लिखेगा एन कॉस थीटा माइनस एम जी जीरो, और ये लिखेगा एन साइन थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर इज जीरो। वही आंसर वही आएगा, आंसर वही आएगा। सेकेंड केस मान लो इस तरह से है, वी मिनिमम इससे कम हुआ तो ये नीचे स्लिप कर जाएगा, तो क्या करेंगे, देखो इससे कम हुआ तो ये नीचे स्लिप कर जाएगा। हम ये कर चुके हैं, फिर भी हम इसको एक बार के लिए बता रहे हैं। एम जी नीचे, नॉर्मल इधर, अब ये नीचे स्लिप करने ही वाला है, इट इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग डाउन द इंक्लाइन, सो फ्रिक्शन इज एक्टिंग एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड इट इज अप द इंक्लाइन। ये उस लिमिटिंग केस पे है, बाउंड्री पे, कि इस वेलोसिटी से अगर v माइनस dv भी कम हुआ, ये नीचे स्लिप करने लगेगा, तो फ्रिक्शन में अपनी पूरी ताकत लगा चुका होगा अपवर्ड। ये तीन है। हमने अभी तक क्या किया था, इसको माना था इसकी एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय आर, और हम क्या बोल रहे हैं, नहीं ये इस पे बैठा हुआ है, एक्सेलरेशन जीरो, बट चूंकि ये खुद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, ये एक स्यूडो फोर्स लेगा, कितना लेगा, m इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब ये चार फोर्स हो गया, तीन फोर्स तो ग्राउंड फ्रेम में भी था, ये चौथा फोर्स नहीं था, ये चौथा फोर्स इस फ्रेम में, क्योंकि इस पर्सन के खुद की एक्सीलरेशन सेंटर के तरफ है, इस पर्सन की खुद की एक्सीलरेशन सेंटर के तरफ थी, ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर, इसीलिए इस पर्सन ने स्यूडो फोर्स बाहर की तरफ ले लिया। अब इन चारों का वेक्टर सम जीरो होना चाहिए, तो क्या करोगे, एक बार वर्टिकल बैलेंस करोगे, वही आएगा इक्वेशन। क्या लिखोगे, एन कॉस थीटा प्लस म्यू एन साइन थीटा माइनस एम जी इज जीरो। दूसरा म्यू एन कॉस थीटा प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर, राइट वर्ड, माइनस एन साइन थीटा इज जीरो। दोनों को डिवाइड कर दोगे वही आएगा, ठीक। नाउ द क्वेश्चन इज अगेन, जो मैंने बताया था पहले स्यूडो फोर्स में, अगर हर काम को हम दोनों से कर ही सकते हैं, हम स्यूडो फोर्स पढ़ेंगे ही क्यों। Why we should study pseudo force if we can solve in both the frames? हम इसको कर सकते हैं तो समझो इसका कारण यह है कि दो टाइप का क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन को बनाने में स्यूडो फोर्स आसान पड़ता है, कुछ क्वेश्चन को पढ़ाने में स्यूडो फोर्स आसान पड़ता है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन या कौन से क्वेश्चन में हिंट मिलता है कि स्यूडो फोर्स ही लगाओ, ठीक। कोई दिक्कत है यहां, देखो, और मैं तुम्हें वर्क एनर्जी पावर में बताऊंगा, कि मैं जानता हूं तुम में से ज्यादातर लोग यही जानता ही नहीं है कि वर्क का डिफिनीशन क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्क। मैं वर्क एनर्जी पावर में बताऊंगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज कंजर्वेटिव फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज कंजर्वेटिव फोर्स। क्यों होता है कंजर्वेटिव फोर्स, ये भी बताऊंगा। तो आज का भी याद रखना कि टॉपिक बाय टॉपिक ही फिजिक्स में कवर होता है पूरा, ठीक है। चलो देखो, हम ये बोल रहे हैं, अगर तुमको कभी रोटेटिंग फ्रेम में स्लिपिंग हो रहा हो,
क्या बोला मैंने? रोटेटिंग फ्रेम में स्लिपिंग हो रहा हो, हमेशा स्यूडो फोर्स लगाना। इफ something is moving inside a rotating frame, always go by centrifugal force। इसका मतलब है कि तुम उसी फ्रेम में बैठ के उसको सॉल्व करो। अगर किसी रोटेटिंग, अगर एक ट्रेन, अगर एक बस टर्न ले रही है और बस के अंदर एक ब्लॉक स्लिप कर रहा है, तो बस के फ्रेम में बनाओ। अगर एक बस टर्न ले रही है और बस के रिस्पेक्ट में ब्लॉक रेस्ट पे है, समझो। अगर एक कार या कोई चीज टर्न ले रहा है, समझो अगर ये टॉप व्यू है, ये कोई कार है या कुछ है और ये टर्न ले रहा है, ये कार है या ये कुछ है और ये सर्कुलर पाथ पे टर्न ले रहा है, इसके अंदर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये टॉप व्यू है, ठीक है, ये टॉप व्यू है। ग्राउंड पे कोई चीज टर्न ले रहा है और ये यहां पे रेस्ट पे रखा हुआ है। अगर ये इस पर्सन के रिस्पेक्ट में, मतलब अगर ये जो है इस पर्सन के रिस्पेक्ट में, अगर ये रेस्ट पे है, तब तो ग्राउंड से बनाओ या यहां बैठ के बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्राउंड से ही बना सकते हो। ग्राउंड से बनाओगे तो इसको क्या लोगे? सारे रियल फोर्स, और इसकी एक्सीलरेशन क्या लोगे? सेंटर की तरफ कितना लोगे? ओमेगा स्क्वायर आर। और अगर इस फ्रेम से बनाओगे तो क्या लोगे? इसको क्या लोगे? रेस्ट पे, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये स्लिप नहीं कर रहा है। इफ, सो हम ये कहना चाह रहे हैं, पहला केस, इफ ब्लॉक इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम, एनी फ्रेम इज गुड, एनी फ्रेम इज गुड। तुम इस फ्रेम में भी बनाओ, इसमें क्या सिर्फ करोगे, इसके एक्सेशन क्या लोगे? 0 लोगे। इसमें क्या करोगे? इसकी एक्सेशन लोगे ओमेगा स्क्वायर बाय आर, और सॉल्व कर लो। लेकिन अगर इसके रेस्पेक्ट में ये स्लिप करने लगे, और इसके रेस्पेक्ट में ये स्लिप करने लगे, तो हमेशा इसी फ्रेम से बनाना, ठीक। सेकेंड, इफ ब्लॉक स्लिप्स with respect to rotating frame, solve the question in that frame, solve the question in rotating frame taking centrifugal force, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं इसका इलस्ट्रेशन, और समझो। 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं होता है, और मैं बहुत बड़ा बात मैं बताने जा रहा हूं, जो एक कंक्लूजन है, जो कि तुमको किसी भी क्वेश्चन में तुमको लगेगा ये लिखा होना चाहिए, क्यों नहीं लिखा है, ठीक है। समझो, अगर तुम्हारे पास एक कार है, मान लो एक कार है इस तरह से, या एक मान लो टेबल है या कुछ भी है, और हम इसको रोटेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है, ठीक है। यहां की डिस्टेंस है आर, सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस है आर, और इसकी लेंथ कितनी है? एल है। और मान लो इसके ऊपर कोई ब्लॉक है जो स्लिप कर रहा है, इसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, इसके अंदर कुछ हो रहा है। ये कार है, ये टॉप व्यू हम लिए हैं, ऊपर से देख रहे हैं, ये कार है जो एक रोड पे टर्न हो रहा है, इसके अंदर एक ब्लॉक है या एक पर्सन है जो स्लिप कर रहा है या चल रहा है। अब समझो, अगर तुम इस पॉइंट को देखो, जब ये ब्लॉक यहां पर होगा और तुम इस ब्लॉक के ऊपर बैठे हुए हो, उस समय इसकी डिस्टेंस सेंटर से कितनी है? कुछ R1 है। कितनी है? R1 है। तो यहां तुम स्यूडो फोर्स कितनी लोगे? बताओ। यहां पे तुम स्यूडो फोर्स लोगे इसके ऊपर, वो लोगे m ओमेगा स्क्वायर R1 लोगे ना।
क्योंकि तुम जब यहां इसके ऊपर बैठे हुए हो तो तुमको ये रेस्ट पे दिख रहा है, और इस पॉइंट पे ये जो पर्सन है वो किस सर्किल में घूम रहा है, रेडियस r1 पे। तो m इंटू इस पॉइंट पे जो पर्सन बैठा हुआ है उसका एक्सीलरेशन कितना है, ओमेगा स्क्वायर r1। लेकिन जब यही ब्लॉक स्लिप करके यहां पहुंच जाएगा, जब यही ब्लॉक स्लिप करके थोड़ा दूर पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, तो इसकी डिस्टेंस सेंटर से क्या हो जाएगी, सो बताओ। ये मान लो हो गई r2। अब स्यूडो फोर्स कितना लोगे, अब यहां बैठ के देखोगे, यहां तुम एक ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रहे हो कि तुम्हारा रेडियस है r2, यानी तुम्हारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर r2। तो अब तुम लोगे यहां फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r2, यानी जो फोर्स यहां होगा, जो यहां होगा, जो यहां होगा, जो यहां होगा, वो बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा ना। Yes, sir. Yes, sir. नाउ दो टाइप का क्वेश्चन होता है, 90% क्वेश्चन में ये लिखा हुआ होता है कि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू इस डिस्टेंस r के। उस केस में यू कैन एज्यूम यूनिफॉर्म सेंट्रीफ्यूगल फोर्स at all points, and that is equal to m into omega square r। यहां भी m ओमेगा स्क्वायर r लेना, यहां भी m ओमेगा स्क्वायर r, यहां भी m ओमेगा स्क्वायर, यहां भी m ओमेगा स्क्वायर r। बट एक्चुअली ये केस नहीं है। तो पहला क्वेश्चन ये होता है जब r वेरी वेरी ग्रेटर देन l दिया होता है। दूसरा क्वेश्चन होता है इफ r and l are comparable। उस केस में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, उस केस में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है दैट इज m इंटू ओमेगा स्क्वायर x, वेर x is the distance of that point from the center of circle। this is the distance from center of circle, distance from center of circular path। और इस केस में इंटीग्रेट करना पड़ता है, इस केस में इंटीग्रेट करना पड़ता है। आईआईटी का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन आज से 4-5 साल पहले पूछा गया था, जिसमें कि एक ग्रूव के अंदर एक ग्रूव घूम रहा है, एक डिस्क घूम रहा है, उसमें ग्रूव बना है, उसमें एक पार्टिकल को छोड़ दिया गया था। यहीं से आता था, बताऊंगा। ठीक, तो पहला केस हम ले रहे हैं, दूसरा केस उसके बाद लेंगे, समझ लो। अगर क्वेश्चन लिखा है वेरी लार्ज, या तो लिखा होगा आर इज वेरी ग्रेटर देन एल, या लिखेगा ए कार इज टेकिंग ए टर्न ऑन ए रेडियस, ऑन ए लार्ज रेडियस। लार्ज का मतलब है कंपेयर टू इसके लार्ज है, तुम ये मान सकते हो। ठीक है, देखो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मुझे एससी वर्मा के क्वेश्चंस या तो वो क्वेश्चन नहीं लेने चाहिए क्लास इलस्ट्रेशन में जो किसी बुक में है, जो मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा। क्योंकि मेरे टीचिंग का पर्पस ये होना चाहिए कि मैं किसी मेथड से क्वेश्चन बना रहा हूं, उसी मेथड से मीन्स जो क्वेश्चन मैं तुमको होमवर्क में दूंगा उससे एक डिफिकल्ट क्वेश्चन उस टाइप का मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखाऊं, और फिर मैं चेक करूं कि क्या तुम उस क्वेश्चन को बना पाते हो या नहीं। एससी वर्मा के लास्ट 3 क्वेश्चन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे बेस्ड है। एससी वर्मा के लास्ट 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे बेस्ड है। तो मैं लास्ट 3 सबसे लास्ट का मॉडिफाइड फॉर्म ले रहा हूं, उसका मोर डिफिकल्ट फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन ये है, ये एक स्मूथ टेबल है, ये टॉप व्यू है, बर्ड्स आई व्यू है। ये बहुत बड़े सर्किल पे टर्न ले रहा है, ये बहुत बड़े सर्किल पे टर्न ले रहा है ओमेगा से। रेडियस कितनी है इसकी, r है, वेयर r इज वेरी लार्ज। ये टेबल है, ये इसका सरफेस है, स्मूथ सरफेस। यहां एक पुली है, यहां एक ब्लॉक है,
रिसीवर मार्क का लास्ट क्वेश्चन इससे आसान है इसी टाइप का, इससे आसान है। ये एक सिस्टम बना हुआ है, धागे वागे इसके क्या थे, रेडियल, इसको छोड़ दिया। ठीक है, mg नीचे है, समझ लो mg नीचे है, इनवर्ड, नॉर्मल हर जगह आउटवर्ड है। तो बताना है फाइंड द एक्सिलरेशन, इसकी मास m है, इसकी मास भी m है। फाइंड द एक्सिलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एज सीन फ्रॉम द क्या उसको बोलेंगे, टेबल फ्रेम। ठीक, क्वेश्चन है फाइंड एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक्स विथ रिस्पेक्ट टू टेबल। टेबल के रिस्पेक्ट, जो पर्सन टेबल पे बैठा है उसको इसकी इन दोनों ब्लॉक्स की एक्सिलरेशन कितनी दिखेगी। ठीक, इसको बिकॉज मैंने यहां पूछा है एक्सिलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टेबल, ये अपने आप में तुमको हिंट करता है। क्या हिंट करता है? सॉल्व फ्रॉम टेबल फ्रेम। क्या हिंट कर रहा है? सॉल्व फ्रॉम टेबल फ्रेम। इसका मतलब है सॉल्व इन टेबल फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व मत करो। तो क्या करेंगे, देखो मान लेते हैं यहां टेंशन टी है, ये धागा ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, यहां भी टेंशन टी, यहां भी टेंशन टी, कोई डाउट? यहां टेंशन टू टी, यहां टेंशन टी, यहां टेंशन टू टी, एग्रीड? अब देखो ये पर्सन देख रहा है ना, देखने वाला ये है जो टेबल में बैठा है, इसकी खुद की एक्सिलरेशन सेंटर की तरफ है। ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ये है, ये खुद एक्सिलरेटेड है सेंटर की तरफ, हमेशा इसकी एक्सिलरेशन क्या है, सेंटर की तरफ है, इस तरह से, समझ रहे हो ना? तो ये क्या करेगा, अपने एक्सिलरेशन, इसकी एक्सिलरेशन कितनी है, ओमेगा स्क्वायर आर, हर जगह यहां से लेकर यहां तक ये कॉमन लेंगे। क्यों? बिकॉज आर ई वेरी लार्ज। यहां एक वो फोर्स लेगा, कितना लेगा, स्यूडो फोर्स लेगा, कितना लेगा, m इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। ये एक्सिलरेशन नहीं है, हम एक्सिलरेशन को इस तरह से दिखाते हैं ताकि तुम ये समझ सको कि एक्सिलरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द फोर्स। दिस इज द फोर्स, स्यूडो फोर्स को हम डॉट से दिखा रहे हैं। यहां भी वो एक फोर्स लेगा, कितना लेगा, स्यूडो फोर्स। इसकी मास कितनी है, m, इसकी मास है m, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, कोई डाउट? यहां टेंशन टी, सारे धागे में टी, यहां टी, यहां टी, तो यहां टू टी। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं, मान लेते हैं कि इसकी एक्सिलरेशन किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, यही पूछा है ना, फाइंड द एक्सिलरेशन ब्लॉक्स। इसकी एक्सिलरेशन मान लेते हैं कि ए है, इसकी एक्सिलरेशन मान लेते हैं ए है अंदर के तरफ, तो इसकी एक्सिलरेशन कितनी हो जाएगी, अगर इस यहां टेंशन 2t है, यहां टेंशन 2t है, एक्सिलरेशन a है, तो यहां टेंशन t है, क्या हो जाएगा एक्सिलरेशन 2a। टेंशन आधा, एक्सिलरेशन डबल, टेंशन आधा है, एक्सिलरेशन डबल, टेंशन हाफ, यहां 2t था, यहां t, तो यहां हो जाएगा, यहां 2t में था a, t में हो जाएगा 2a। अब यही सॉल्व करना है ना, तुमको पता है यहां दो फोर्स है, एक फोर्स टेंशन जो उसको खींच रहा है, एक स्यूडो फोर्स उसको बाहर लगा रहा है, और ये बाहर जा रहा है 2a से। ये 2a किसके रेस्पेक्ट में है, विथ रेस्पेक्ट टू टेबल। ये 2a और a जो है विथ रेस्पेक्ट टू टेबल है, क्यों है, क्योंकि तुमने स्यूडो फोर्स लिया है। अब बताओ इसके लिए क्या लिखोगे इक्वेशन, इसके लिए लिखोगे m ओमेगा स्क्वायर आर, ये फोर्स है, m ओमेगा स्क्वायर आर माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू 2a। m ओमेगा स्क्वायर आर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे, m ओमेगा स्क्वायर आर माइनस टी इज m इंटू 2a। इसके लिए क्या लिखोगे, 2t माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू कितना होगा, m इंटू a। निकालना बहुत आसान है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो,
जो 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, ये -2t और +2t कट जाएगा, 2m - m, m इंटू ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू 4ma + ma 5ma। सो a कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर बाय 5। तो एक की एक्सेलरेशन क्या आएगी, ओमेगा स्क्वायर आर बाय 5, और दूसरे की क्या आएगी, 2 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर बाय 5। HC वर्मा लास्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क, अगर तुम इसको समझ गए हो, HC वर्मा का लास्ट क्वेश्चन, इसका छोटा भाई है, ये बड़ा भाई था। हम क्या किए, कुछ नहीं किए हैं, इस फ्रेम में बैठ गए। मेरी एक्सेशन क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर सेंटर की तरफ, हम सब कुछ पे ओमेगा स्क्वायर आर इंटू उसका मास, ओमेगा स्क्वायर आर इंटू उसका मास, रेडियली आउटवर्ड एक एक्स्ट्रा फोर्स दे दिए। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, हम यहां पे इसको क्या किया है, कर दिए हैं, टेंशन ले लिए हैं, एक्सेलरेशन जो करते थे वैसे ही किया। चलो एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, ये कार है, क्या है, ये कार है। समझना इसको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। चलो ये कार है जो टर्न ले रहा है, एंगुलर स्पीड कितना है, ओमेगा है, कुछ भी है। ये टॉप व्यू है, रेडियस है आर जो कि लार्ज है, mg नीचे है, एक नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड ऊपर है। ठीक है, अगर ये XY प्लेन है समझो, तो इस तरह से कार्डबोर्ड रखा हुआ है, किस तरह से, ऐसे करके इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक कार्डबोर्ड रखा हुआ है, इस तरह से, समझ रहे हो ना। इसका जो प्लेन है वो इस रेडियस के परपेंडिकुलर है, समझो ये इस तरह से है कि ये अगर यहाँ पे रेडियस है तो यहाँ पे एक दीवार है उठा हुआ तुम्हारी तरफ, ये क्या है, एक दीवार है जो तुम्हारी तरफ उठा हुआ है। थोड़ा इधर बनाते हैं, ये दीवार तुम्हारी, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये कार्डबोर्ड है, जो इस रेडियस के परपेंडिकुलर है, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे करके, m मास का एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक, समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूं, कि एक कार टर्न ले रहा है, और जो कार टर्न ले रहा है रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर, ये उसका बेस है, ये कार इस तरह से टर्न ले रहा है, तो ये जो है रेडियस है और ये दीवार है। ठीक, इसमें यहाँ एक ब्लॉक रखा हुआ है, ग्राउंड स्मूथ है बट दीवार रफ है। ग्राउंड जो है स्मूथ है और ये वॉल जो है ये रफ है, रफ वॉल है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है। बताना है, अब इसको धीरे धीरे टिल्ट कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, इस दीवार को हम धीरे धीरे घुमा रहे हैं, किस एंगल पे ये स्लिप कर जाएगा, किस एंगल पे ये स्लिप कर जाएगा, क्वेश्चन है किस एंगल पर ये स्लिप कर जाएगा। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दैट नाउ यू आर स्लोली टिल्टिंग द वॉल, एक पर्टिकुलर एंगल आप आगे स्लिप कर जाएगा, किस एंगल पे स्लिप करेगा ये निकालना है। क्वेश्चन अगर समझ पा रहे हो तो, क्योंकि देखो अगर हम इसको इस तरह से बनाएं तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि ये एक सर्कुलर पाथ है और ये कोई कार है, मान लो ये कोई कार है, ये होगा इस तरह से ऐसे करके,
अब इस कार में क्या है कि इस कार के भीतर में तुम बैठे हुए हो और तुमने एक कार्डबोर्ड ऐसे करके धरा हुआ है। तुम एक कार्डबोर्ड को इस तरह से धरे हुए हो और यहाँ एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब उस कार्डबोर्ड को धीरे धीरे टिल्ट कर रहे हो। समझ रहे हो मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ? ये कार है और ये ऐसे करके टर्न ले रहा है, मतलब ये इसका रेडियस वेक्टर तुम्हारी तरफ है, तुम्हारी तरफ इसका तुमसे लेके यहाँ तक रेडियस वेक्टर है। यहाँ मैंने एक ब्लॉक को रख दिया है और यहाँ एक कार्डबोर्ड से इसको रोके हुए हूँ। क्यों रोके हुए हूँ? क्योंकि अगर कार्डबोर्ड ना होता तो ये स्किड कर जाता बाहर की तरफ। मैं इसको कार्डबोर्ड से रोके हुए हूँ। ये कार्डबोर्ड इसको रोके हुए। अब मैं इसको अगर घुमाऊंगा इस तरह से तो एक पर्टिकुलर एंगल पे आके ये कार्डबोर्ड के अलोंग स्लिप कर जाएगा। हमको बताना है कैसे स्लिप। पहले ये देखो इस कंडीशन में क्या हो रहा था। इस कंडीशन में क्या था, इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स होगा अभी जब ये परपेंडिकुलर है? एक होगा mg नीचे, mg अंदर के तरफ। दूसरा होगा नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड, नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड ऊपर के तरफ, डॉट से दिखा रहे हैं तुम्हारी तरफ, mg नीचे। और ये एक होगा नॉर्मल यहां से, कितना होगा ये? नॉर्मल फ्रॉम द वॉल। और कोई फोर्स नहीं, तीन ही फोर्स होगा। mg नॉर्मल ग्राउंड से, यहां पे n। यहां फ्रिक्शन ऐड नहीं कर रहा है। क्यों नहीं ऐड कर रहा है? क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स नहीं है। सारा का सारा फोर्स जो है वो क्या है? नॉर्मल है। और इसकी एक्सीलरेशन कितनी है सो बताओ? इसकी एक्सीलरेशन है, या एक काम करो स्यूडो फोर्स में बनाओ तो इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स लोगे बाहर की तरफ, कितनी लोगे? m इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। बिकॉज इसकी एक्सीलरेशन अभी जीरो होनी है तो n वॉल माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर जीरो। तो नॉर्मल इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर एंड नॉर्मल ग्राउंड माइनस mg जीरो। अब तुम क्या कर रहे हो समझो इस बात को। अब तुम इसको, रेडियस ये था, अब तुम इस दीवार, अब तुम इसको टिल्ट कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? तुम टिल्ट कर रहे हो इस तरह से। जब तुम इसको यहां तक टिल्ट कर दोगे, समझो, जब तुम इसको यहां तक टिल्ट कर दोगे ऐसे करके, लेट दिस एंगल भी रेडियस के साथ, चलो जब ये रेडियस के साथ बना रहा है थीटा मान लेते हैं, जब तुम इसको यहां तक टिल्ट कर दोगे तो क्या होगा? तुम रेडियस के वॉट इसको ऐसे से टिल्ट कर रहे हो, तब क्या होगा? देखो टॉप व्यू है, अभी भी क्या है? ये टॉप व्यू है। अब क्या होगा देखो, अभी भी mg नीचे, हाँ mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, mg नीचे इनसाइड, नॉर्मल ऊपर। ये तो नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड जो बेस है। अब यहां देखो, यहां पे तुम्हारा स्यूडो फोर्स अभी भी क्या होगा? रेडियस वेक्टर तो ये है, अभी भी तुम्हारा सर्कुलर मोशन तो ये हो रहा है, तो स्यूडो फोर्स तुम्हारा कितना होगा? m ओमेगा स्क्वायर आर। अब देखो इस स्यूडो फोर्स का दो कंपोनेंट है। पहले क्या था? ये जो था स्यूडो फोर्स इसके परपेंडिकुलर था, तो सिर्फ एक नॉर्मल फोर्स को बैलेंस करना था, इसलिए फ्रिक्शन नहीं लगा। बट अब इसका दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट क्या होगा? इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अब तुम्हारा स्यूडो फोर्स जो है ना, उसके दो कंपोनेंट हैं, एक चाह रहा है इसको पैरेलल चलाना और एक चाह रहा है इसको परपेंडिकुलर प्रेस करना। इसको कौन बचाएगा? नॉर्मल। इसको कौन बचाएगा? नॉर्मल बचाएगा। इस टेंडेंसी को कौन बचाएगा? नॉर्मल बचाएगा। और इस टेंडेंसी को कौन बचाएगा? फ्रिक्शन बचाएगा। अगर फ्रिक्शन ना होता तो इसकी वजह से एक्सेलरेट कर जाता। समझो इस बात को। ये हो जाएगा देखो m ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। ये फोर्स कितना होगा? m ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। और ये फोर्स कितना होगा? m ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। ये जो स्यूडो फोर्स लग रहा है ना, वो अब सरफेस के, ये हमेशा रेडियल लगता है। सरफेस से कोई, सरफेस तुमने घुमा दिया तो घुमा दिया, नॉर्मल भले घूम जाएगा, स्यूडो फोर्स नहीं घूमेगा। स्यूडो फोर्स हमेशा रेडियली आउट होता है। सर्कुलर मोशन के
रेडियस के बाहर की तरफ होता है। तो इसका एक कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल था, एक परपेंडिकुलर था। इसको कौन बचाएगा? नॉर्मल। इसको कौन बचाएगा? फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ना होता तो इसकी, तो ये ऊपर तो सिर्फ एक ही फोर्स इसके ऊपर लगता, कौन? एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। तो इसकी एक्सिलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक, विथ रिस्पेक्ट टू दिस वॉल कितनी होती? ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। अगर फ्रिक्शन ना होता, पहली बात ये समझ लो, इधर तो एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है, तो क्या लिख दोगे? एन माइनस एम ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा इज जीरो। एन माइनस एम ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा इज जीरो। दूसरा, इस डायरेक्शन में एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, ये अप्लाइड फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स है पैरेलल। अगर फ्रिक्शन ना होता तो इसको क्या लिखते? एम ए। इसकी एक्सेशन अगर ए होती, इफ फ्रिक्शन इज जीरो। अगर स्मूथ सरफेस होता तो क्या लिखते? एक्सिलरेशन इज, अगर फ्रिक्शन ना होता और हम पूछते बताओ इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में किस एक्सिलरेशन से भाग रहा है, तो क्या लिखते तुम? एम ए इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। लेकिन ये क्वेश्चन तो वो नहीं है, ये क्वेश्चन तो है कि फ्रिक्शन, अब क्या लिखोगे? फ्रिक्शन शुड बैलेंस, और यू कैन राइट फ्रिक्शन माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा इज जीरो। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन आ गया, फ्रिक्शन माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा इज जीरो। अब तुमको ये निकालना है किस एंगल पे ये स्किड कर जाएगा। स्किड करेगा कब? जब फ्रिक्शन बिकम्स इक्वल टू म्यू एन। स्किड करेगा कब? फ्रिक्शन बिकम्स इक्वल टू इस मैक्सिमम वैल्यू, जब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा। यानी एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? म्यू इंटू एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। यहां से तुम देखोगे कॉट थीटा कितना हो जाएगा? म्यू। थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स म्यू। अब याद रखना एक बात और, एससीओ में ये क्वेश्चन है, अगर म्यू की वैल्यू 0.58 दी हुई है, अगर म्यू की वैल्यू 0.58 दी हुई है, तो ये है 1/√3, क्योंकि 0.58 का मतलब है 1.732 दिख रहा है? सुनाई दे रहा है? देखो 0.58 का मतलब होता है 1.732/3 लगभग, यानी ये होता है √3, तो 1/√3। तो आंसर देख के हैरान मत होना कि म्यू का वैल्यू दिया है 0.58 और ये दिया हुआ 30 डिग्री या 60 डिग्री, तो 0.58 60 डिग्री कैसे हो गया? एससी वर्मा का लास्ट 3 क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है। देखो एससी वर्मा का लास्ट 3 क्वेश्चन को बनाना है, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? इसको टिल्ट कर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, ये हम इलस्ट्रेशन के लिए ले रहे हैं, स्यूडो फोर्स का इलस्ट्रेशन ले रहे हैं, हम तीसरा इलस्ट्रेशन ले रहे हैं, हम तीसरा इलस्ट्रेशन ले रहे हैं। देखो तो ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जेई में भी हैं, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जेई में भी हैं। मैं जब उसको सॉल्व करूंगा तो बताऊंगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के क्वेश्चन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, उसमें क्या क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन इस तरह से है कि देख लेते हैं सिग्मा में वॉल्यूम 1 लास्ट का जो 3 क्वेश्चन है, मैंने लास्ट बता दिया, ये बता दिया, अच्छा ये है और ये है, ठीक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन ये है, ये टेबल है, इसके अंदर एक ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप मतलब समझते हो? ये ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का मतलब होता है नाला। नाला, एक लकड़ी लो, एक लकड़ी का तख्ती लो, उसमें क्या करो, या यही बुक ले लो, इस बुक को ले लो, लकड़ी जैसा है, इसमें क्या करो, ब्लेड से ऐसे एक कट मारो, ऐसे,
उसके बाद क्या करो, इसको डीप तक कट कर दो, मतलब इसमें 100 पेज हैं, 50 पेज तक ब्लेड को धंसा दो, 50 पेज तक ब्लेड को धंसा दो सब तरफ, और इस टुकड़े को काट के निकाल लो, तो तुमको एक रेक्टेंगुलर तुमको क्या मिलेगा, नाला मिलेगा। उसको बोलते हैं ग्रूव। ग्रूव क्या होता है, एक नाला होता है। ग्रूव मतलब होता है एक नाला, मतलब साइड से देखोगे तो इस टाइप से दिखेगा, ऐसे करके। किसी लकड़ी में तुम देख सकते हो इस टाइप से दिखेगा, मतलब ये नाला इस तरह से होता है, ठीक है। इसमें कोई चीज चल सकता है, या इसको तुम ट्यूब मान सकते हो, एक रेक्टेंगुलर ट्यूब मान सकते हो, जिसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगल जो भी। ये एंगल है थीटा। तुमने यहां पर एक पार्टिकल को छोड़ दिया, ये स्मूथ है, स्मूथ है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। तुमने यहां एक पार्टिकल को छोड़ दिया और ये डिस्टेंस दी हुई है L, और ये ओमेगा से घूम रहा है, रेडियस है R, R है लार्ज, ठीक है। तुमसे पूछा गया है, ये टॉप व्यू है, ये क्या है, टॉप व्यू है। टॉप व्यू का मतलब है mg ऐसे है, नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड ऐसे है। तुमसे पूछा गया कितने टाइम में ये पार्टिकल, दिस पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस। जब ये घूम रहा था, तुमने यहां पर एक क्या किया, एक छोटा सा मार्बल होता है ना, गुल्ली बॉल, उसको गिरा दिया, एक छोटे से पार्टिकल यहां छोड़ दिया, ये स्लिप करता करता यहां पहुंच जाएगा। क्वेश्चन है, दिस पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ये लेंथ है L, एंगल है थीटा। फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच दिस पॉइंट, A से लेकर के B तक, इस A से लेकर B तक पहुंचने कितना टाइम लगेगा। फाइंड टाइम टेकन by the particle to reach B, A से B तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो समझो, तुमको जो ये AB डिस्टेंस दिया हुआ है ना, जो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तुमको ये डिस्प्लेसमेंट दिया है A से B, ये किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, इसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये सर्किल पे भी घूमेगा और अंदर भी चलेगा, दोनों का वेक्टर सम आएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। हमको इसमें बनाना है, सिंपल सी बात है। हम क्या करते हैं, यहां बैठ के क्वेश्चन बनाते हैं। बिकॉज ये R बहुत लार्ज है, तो हर जगह पे इस पे स्यूडो फोर्स सेम होगा। क्या लेंगे, यहां ले लो, स्यूडो फोर्स बाहर की तरफ कितनी, स्यूडो फोर्स बाहर की तरफ कितनी, m इंटू ओमेगा स्क्वायर R। स्यूडो फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट होगा किधर, along द ग्रुप, और एक कंपोनेंट होगा नॉर्मल टू द ग्रुप। नॉर्मल टू द ग्रुप का तो कोई काम ही नहीं है, वो तो कैंसिल हो जाएगा। किससे, ये दीवार है, ये दीवार एक नॉर्मल लगाएगा, नॉर्मल ड्यू टू वॉल, और तुम जानते हो इसका ये कंपोनेंट उससे कैंसिल हो जाएगा। सो यू कैन गेट नॉर्मल ड्यू टू वॉल, नॉर्मल ड्यू टू वॉल माइनस m ओमेगा स्क्वायर R साइन थीटा, कितना होगा, 0। इसको तो भूल जा, इसका कोई काम ही नहीं है। फ्रिक्शन होता तो काम पड़ता, फ्रिक्शन होता तो शायद नॉर्मल का यूज भी पड़ता कि चलेगा भी कि नहीं चलेगा, बट यहां पे फ्रिक्शन है नहीं। बचा ये जो कंपोनेंट है, इसको तो कोई बैलेंस नहीं कर सकता, फ्रिक्शन तो है ही नहीं। तो ये कंपोनेंट इसको एक्सेलरेट कर देगा। अगर इसके रेस्पेक्ट में, इस पर्सन के रेस्पेक्ट में इसकी एक्सेलरेशन W है विथ रेस्पेक्ट टू टेबल, तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या लिख दोगे, m ओमेगा स्क्वायर R cos थीटा। ये जो कंपोनेंट है इस फोर्स का, कितना, m ओमेगा स्क्वायर R cos थीटा, वो किसके इक्वल होगा, ma के। तो एक्सेलरेशन चला है कितना, ओमेगा स्क्वायर R cos थीटा, जो कि एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। क्यों कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है। हालांकि यहां से यहां तक चेंज हो रहा है, रेडियस यहां पर अलग था, यहां अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, बट बिकॉज ये लार्ज है, इसको हम कांस्टेंट मान सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर R कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलेगा। अब बताओ, विथ रेस्पेक्ट टू दिस फ्रेम, इस फ्रेम में, विथ रेस्पेक्ट टू टेबल फ्रेम या कार फ्रेम, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर।
सब कुछ किसके रेस्पेक्ट में लेंगे? विथ रेस्पेक्ट टू दिस पर्सन। इस पर्सन के रेस्पेक्ट में ये कितना डिस्टेंस चला? L। इस पर्सन के रेस्पेक्ट में इनिशियली इसकी स्पीड क्या थी? 0। इस पर्सन के रेस्पेक्ट में इसकी एक्सीलरेशन है कांस्टेंट, कितनी है? ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। और इस पर्सन के रेस्पेक्ट और टाइम निकालना है, तो टी तो निकल जाएगा ना, यू कैन गेट टाइम। अगर पूछा है फाइंड द स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू विच दिस ब्लॉक रीचेज पॉइंट पी, ये पार्टिकल बी पे किस स्पीड से पहुंचेगा विथ रेस्पेक्ट टू दिस पर्सन, तो क्या करोगे? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए का मतलब कितना था? ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा इंटू एल। ये भी निकल जाएगा उस स्पीड से यहां ये पहुंचे, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। कर सकते हैं, कर सकते हैं। सूडो फोर्स के बहुत सारे इलस्ट्रेशन है जहां भी स्लिपिंग हो रहा होता है। अब देखो, अभी तक जो मैंने क्वेश्चन लिया उसमें मैंने क्या लिया था? आर इज लार्ज, आर इज लार्ज। अब मैं क्या ले रहा हूं? आर इज नॉट लार्ज। तो क्या करेंगे देखो, if R is not large means centrifugal force is variable। यहां पर एक डिस्क है जो घूम रहा था, ये भी एससीवी में सॉल्व किया हुआ है। एससीवी में लास्ट थ्री क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में है वो तुमको बनाना है आज की क्लास के बाद। और ये है एक, इसमें क्या है? एक ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप, एक नाला बना हुआ है इस तरह से। ये ग्रुप बना हुआ है और ये इधर ऐसे घूम रहा है, नाला बना हुआ था, ये घूम रहा था, एंगुलर स्पीड ओमेगा था। तुमने यहां पर एक पार्टिकल को छोड़ दिया, किस डिस्टेंस पे? तो जब ये घूम रहा था तुमने यहां से सपोज r1 डिस्टेंस पे इस पार्टिकल को छोड़ दिया रेस्ट पे, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तुमने यहां पर एक पार्टिकल को, फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ ग्रूव है, तुमको ये बताना है कि जब इसकी डिस्टेंस रहेगी सेंटर से r2 तो इसकी स्पीड कितनी होगी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क ग्रूव। फाइंड इट्स स्पीड with respect to disk, with respect to rotating disk when speed of block of particle when its distance from center is r2। जब ये R2 डिस्टेंस पे पहुंचेगा उसमें ये रेडियली स्लिप कर रहा होगा, किस स्पीड से स्लिप कर रहा होगा, ये निकालना है। तो क्या करेंगे हम? क्या करते हैं, एक जनरल टाइम लेते हैं जिस समय इसकी डिस्टेंस यहां से कितनी थी? x थी। मान लेते हैं हम यहां पर हैं, कितने डिस्टेंस पे हैं? x डिस्टेंस पे। लेट अस सपोज एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज x। एट दैट टाइम वन फोर्स इज mg डाउन, वन इज नॉर्मल अप। हमको इससे कोई मतलब नहीं है चूंकि हम इसी फ्रेम में देख रहे हैं, क्योंकि हमसे क्या पूछा है? विथ रेस्पेक्ट टू रोटेटिंग डिस्क। स्पीड किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? डिस्क के रेस्पेक्ट में। वैसे भी तुमको हम बता चुके हैं, अगर किसी रोटेटिंग फ्रेम में स्लिपिंग हो रहा हो, तो हमेशा स्यूडो फ्रेम में बनाना। भले ग्राउंड में पूछा हो, लास्ट में ग्राउंड में निकाल लेंगे अलग बात है, बट शुरू में हमेशा अगर किसी रोटेटिंग फ्रेम के अंदर स्लिपिंग हो रहा है उस रोटेटिंग फ्रेम में ही क्वेश्चन बनाएंगे। इसको क्या करो, स्यूडो फोर्स ले लो। इधर कितना होगा बताओ? m इंटू एक्सिलरेशन ऑफ दिस पर्सन ओमेगा स्क्वायर एक्स, यानी इसकी एक्सिलरेशन कितनी आएगी बताओ? यानी इसकी जो है एक्सिलरेशन कितनी आएगी? एक ही फोर्स है, m ओमेगा स्क्वायर एक्स बाय m।
यानी कि एक्सिलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर एक्स रेडियली आउटवर्ड। ये इस एक्सिलरेशन से रेडियली आउटवर्ड जा रहा होगा। अब देखो ये एक्सिलरेशन क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट तो है नहीं, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी नहीं लगेगा, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर नहीं लगेगा, क्योंकि ये वेरिएबल है। तो यहां पर दो तरीके हैं, तुम इसको एक तो लिख सकते हो a इज इक्वल टू dv बाई dt, या इसको लिख सकते हो v dv बाई dx दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। v dv बाई dx क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है, तो v dv क्या हो जाएगा बताओ, ओमेगा स्क्वायर एक्स डीएक्स। इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जब x की वैल्यू r1 थी, जो x की वैल्यू क्या थी r1, उसमें वेलोसिटी कितनी थी 0, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। जब x की वैल्यू r2, ये पूछा है ना, जब डिस्टेंस हो जाएगा r2, व्हाट इज द स्पीड, इसको इंटीग्रेट करोगे कितना हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, कितना हो जाएगा बताओ v स्क्वायर बाई 2। इसको इंटीग्रेट करोगे ओमेगा स्क्वायर बाहर, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर बाई 2। सो v इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर।